स्वागत है आप सभी का इनसाइटिक हिंदी नेविगेटर में, जहां हम इतिहास के हर अध्याय को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। राजा, किसान और नगर, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स, जो हमें ले जाता है भारत के उस दौर में जब राज बन रहे थे, नगर बस रहे थे और खेती सभ्यता की रीढ़ बन रही थी। इस अध्याय में हम जानेंगे कैसे महाजनपद और मौर्य साम्राज्य जैसे बड़े राज उभरे, कैसे शासकों ने कर वसूले, किसान, व्यापारी और नगरों का जीवन कैसा था। हम पुरातात्विक प्रमाणों, अभिलेखों और सिक्कों के जरिए प्राचीन भारत की एक सजीव तस्वीर देखेंगे, जहां अशोक के शिलालेख, मौर्य प्रशासन और सामाजिक व्यवस्था हमें बताते हैं कि भारत की सभ्यता कितनी संगठित और उन्नत थी। तो चलिए इस अध्याय को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे राजाओं की शक्ति, किसानों की मेहनत और नगरों की रौनक ने भारत के इतिहास की नींव रखी। चैप्टर 2 को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले वेद। देखो, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद चार तरह के थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद की रचना के आधार पर इतिहास को दो भागों में विभाजित किया गया। एक को कहा गया वैदिक काल, दूसरे को कहा गया उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना होती है और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना होती है। इनके बाद हम लोग समाज को देखें तो समाज का जो सबसे छोटी इकाई थी उसे कुल कहा जाता था। कुल के जो प्रमुख होते थे उसे कुलपति कहा गया। कुल के बाद जो इकाई थी उसे विष कहा जाता था और विष का जो प्रमुख थे उसे विषपति कहा गया। विष के बाद जन होते थे और जन का जो प्रमुख थे उसे राजन कहा गया। इस प्रकार से जन का जो बृहत आकार है वह बना जनपद, और जनपद का बृहत आकार यानी बड़े आकार को कहा गया महाजनपद। तो पहले जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद। तो महाजनपद टोटल 16 थे। 16 महाजनपद का वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म की किताब है, वहां पे इनके वर्णन देखने को मिलता है। 16 महाजनपद में कुछ महाजनपद ऐसे थे जो काफी महत्वपूर्ण थे, जैसे वज्जी हो गया, मगध हो गया, कौशल हो गया, अवंती, कुरु, पंचाल और गंधा। तो ये सारे महत्वपूर्ण महाजनपद थे। इस 16 महाजनपद को दो भागों में विभाजित किया गया। एक को कहा गया गण, दूसरे को कहा गया संघ। गण में शासक होते थे, वहीं संघ में लोगों का समूह का शासन होता था। इसका मतलब यह हुआ प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे राजा होंगे। उदाहरण के लिए वज्जी। इनके अलावा हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी। राजधानी उसे बनाया जाता था जो पूरी तरह से किलाबंदी हो, है ना। इनके अलावा राजधानी को किलाबंदी के अलावा इनके रख रखाव के लिए यहाँ पे प्रारंभिक सेना हुआ करते थे, साथ ही साथ नौकरशाही भी हुआ करते थे। इनके बाद इन 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वह कौन था? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली उभर कर आया। तो मगध महाजनपद में कई वंश आते हैं, जैसे हर्यक वंश आते हैं, नाग वंश आते हैं, नंद वंश और मौर्य वंश आते हैं। हर्यक वंश के जो संस्थापक थे बिंबुसार, नाग वंश के जो संस्थापक थे शिशुनाग, नंद वंश के जो संस्थापक थे महापद्मानंद और मौर्य के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। मगध महाजनपद की जो प्रारंभिक राजधानी थी वह कहाँ थी? राजगीर थी। राजगीर पहाड़ियों के बीच में बसा एक किलेबंद शहर है। इनके बाद यहाँ की मगध की राजधानी पाटलिपुत्र बनी, जो पटना और गंगा के आसपास का क्षेत्र है। अब सवाल है, 16 महाजनपद में मगध इतना शक्तिशाली क्यों बना? देखो, मगध की शक्तिशाली बनने के कई कारण थे। तो यहाँ पे प्रमुख कारण दिया गया, जैसे इस क्षेत्र में खेती की उपज अच्छी होती थी। इनके अलावा यहाँ पे लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थे, जिसके कारण से उपकरण और हथियार बनाना आसान हो जाता था। तीसरा, जो मगध का जो क्षेत्र थे वह जंगली क्षेत्र थे। जंगली क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे हाथी की उपलब्धता ज्यादा थी। हाथी सेना के एक महत्वपूर्ण अंग हुआ करता था। इनके अलावा मगध महाजनपद में कई उपनदियों देखने को मिलता है और उपनदियों से आवागमन सस्ता और आसान होता था। इनके अलावा जैन और बौद्ध धर्म के लेखक का मानना है जो शासक की नीतियां थी ना, यह भी मगध को शक्तिशाली बनाया। जैसे
हर्यक वंश के राजा बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद काफी महत्वाकांक्षी थे। तो ये कुछ 4-5 कारण हैं जो मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया। खेती की उपज अच्छी थी, लोहे की खदानें भी आसानी से उपलब्ध थी, यह जंगली क्षेत्र था, उपनदियों थी और जैन और बौद्ध धर्म के लेखक के अनुसार शासक की नीतियां ने मगध को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाया। नेक्स्ट देखो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने आती है। उनके साथ एक अधिकारी भी आते हैं जिनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप को भारत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में काफी मजा आता था। तो उसने भारत की भारत की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ के लिपि को पढ़ना शुरू करता है। तो यहाँ पे दो लिपि थे, एक तो ब्राह्मी लिपि हो गया, दूसरा खरोष्टी लिपि हो गया। तो ब्राह्मी लिपि को बायां से दायां की ओर लिखा जाता था। देखो ब फॉर ब्राह्मी, ब फॉर बायां। तो ब्राह्मी लिपि को बायां से दायां लिखा जाता था, वहीं जो खरोष्टी लिपि थी उसे दायां से बायां लिखा जाता था। इनके अलावा लिपि का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है? सिक्का में, अभिलेख में, है ना। अभिलेख में जो सबसे शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक का वर्णन है वो कौन सा है? अशोक। इनके अलावा अभिलेख में पियदस्सी यानी मनोहर मुखाकृति का भी वर्णन देखने को मिलता है। इनके अलावा 600 ईसा पूर्व सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1600 ईसा पूर्व तक चला। उनके बाद वैदिक सभ्यता है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। यह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक 1000 ईसा पूर्व तक चला। उनके बाद 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक यह उत्तर वैदिक काल रहा, जहाँ पे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। तो 600 ईसा पूर्व को परिवर्तनीय काल कहा जाता है। तो 600 ईसा पूर्व को परिवर्तनीय काल क्यों कहते हैं? देखो सबसे पहले यहाँ पे लोहे के बढ़ते उपयोग को देखने को मिला। इनके अलावा यहाँ पे सिक्का का विकास होता है, महान दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ, जैसे बौद्ध और जैन, है ना। इनके ग्रंथ प्रकाशन में लाए गए, जैसे अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद का वर्णन है। इनके अलावा आरंभिक राज्यों का निर्माण होना भी यहीं से शुरू होता है। तो 600 ईसा पूर्व को परिवर्तनीय काल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लोहे के बढ़ती उपयोग देखने को मिले, सिक्का का विकास हुआ, महान दार्शनिक विचारधारा का विकास हुआ और आरंभिक राज्यों का निर्माण होना यहीं से शुरू होता है। इनके अलावा नेक्स्ट टॉपिक दिया गया धर्मशास्त्र के बारे में। देखो धर्मशास्त्र क्या है? मेनली इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया था और किनके द्वारा लिखा गया था? तो ब्राह्मणों के द्वारा इसे लिखा गया था। इसी धर्मशास्त्र में बताया गया था शासक का क्या काम होगा। इनमें शासक के कामों का जिक्र किया गया और शासक कौन बनेगा यानी राजा कौन बनेगा इसका भी वर्णन। धर्मशास्त्र के अनुसार जो शासक के काम होंगे, समाज के अन्य व्यक्ति के लिए नियमों का निर्धारण करना। इनके अलावा किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना यह राजा का काम होगा। इनके अलावा पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करना। एंड चौथा, स्थायी सेना और नौकरशाही तंत्र को तैयार करना। तो धर्मशास्त्र के अनुसार यह सारे शासक के काम थे। इनके अलावा धर्मशास्त्र यह भी कहता है राजा और शासक वही बनेगा जो क्षत्रिय वर्ण से संबंधित है, यानी क्षत्रिय वर्ण के लोग ही राजा और शासक बन सकते हैं धर्मशास्त्र के अनुसार। इनके अलावा हम लोग देखते हैं मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। देखो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की अगर हम बात करें, यहाँ 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र था, जैसे पाटलिपुत्र, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, उदयन और तौसी। इनके अलावा प्रशासन के जो प्रमुख अंग थे वो सेना थे। सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम माना जाता था। मेगास्थनीज वर्णन करते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी दूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। उनका कहना है कि जो मौर्य प्रशासन थे उसमें एक समिति थी और कई उप समितियां थी। इन उप समितियां का काम अलग अलग हुआ करता था, जैसे नौसेना का संचालन करना, खान पान का संचालित करना, पैदल सेना का संचालन और हाथी का संचालन। तो यहाँ पे अगर साम्राज्य का प्रशासन के बारे में अगर पूछा जाए तो लिखना 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। सेना सुरक्षा का प्रमुख माध्यम हुआ करता था।
मेगास्थनीज के अनुसार एक समिति और कई उप समितियां हुआ करती थी और उप समितियां का अलग अलग काम होता था। नेक्स्ट हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में बात करें तो मौर्य साम्राज्य की जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे और इस साम्राज्य की स्थापना 321 ईसा पूर्व में होता है। यह मौर्य साम्राज्य अफगानिस्तान और बलूचिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य साम्राज्य के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे वह अशोक थे। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इनके अलावा मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है तो देखो मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी का जो प्रमुख केंद्र है वह है पुरातात्विक प्रमाण। पुरातात्विक प्रमाण जैसे रचना हो गया, मूर्तिकला हो गया और अभिलेख हो गया। रचना दो प्रमुख रचना, एक इंडिका जिसके लेखक मेगास्थनीज है, दूसरा है अर्थशास्त्र जिनके लेखक चाणक्य है। और ध्यान रखना अर्थशास्त्र जो किताब है वह अर्थशास्त्र पर नहीं है बल्कि यह राजनीति का किताब है ना। इनके अलावा पुरातात्विक प्रमाण में अशोक के अभिलेख हैं जिनसे भी मौर्य साम्राज्य के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है अशोक। अशोक जो था सबसे शक्तिशाली राजा था मौर्य वंश का और पहला सम्राट और शासक था जिसने अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखाए थे। प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए गए स्तंभ पर अपने संदेश को लिखाने का काम सबसे पहले किसने किया था? अशोक ने किया था। और ये किसके लिए किया था? अपने अधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और पॉलिश के स्तंभों पर लिखवाए थे। अशोक ने शुरू किया धम्म, है ना, और धम्म के प्रचार के लिए अभिलेख की शुरुआत की। धम्म में कहा गया बड़ों के प्रति आदर होना चाहिए, सन्यासी और ब्राह्मण के प्रति उदारता का भावना होना चाहिए, दूसरों के धर्मों और परंपराओं का आदर करना चाहिए और सेवकों और दासों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए। इनके अलावा धर्म के प्रचार के लिए इसने विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जिसे धम्म महामत कहते थे, है ना। अशोक साम्राज्य को अखंड बनाने रखने का पूरा प्रयत्न किया। तो हो गया ये अशोक के बारे में जानकारी। नेक्स्ट हमारा देविक राजा। देखो उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे वह अपने नाम के आगे देवी देवताओं का नाम जोड़ते थे, देवी देवताओं के साथ अपने को जोड़ लेते थे, है ना। जैसे कुषाण सागर स्वयं को देवतुल बताया है। कुषाण शासक के बारे में जानकारियां सिक्कों और मूर्तियों से प्राप्त होता है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मथुरा के निकट और अफगानिस्तान की कुषाण शासक की मूर्ति से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है ना गुप्ता शासक। गुप्ता शासक में जो एक बहुत प्रमुख प्रथा चलती थी वह है सामंत व्यवस्था। सामंत व्यवस्था यही सामंत सैनिक को सहायता प्रदान करते थे, शासक को आदर देते थे और इनके अलावा जब ये सामंत शक्तिशाली बन जाता था तो कभी कभी यह राजा भी बनते थे। गुप्ता शासक की जानकारी हमें सिक्का और अभिलेख से मिलती है। इनके द्वारा कवियों द्वारा राजा या स्वामी की प्रशंसा में लिखी प्रशस्तियां जैसे प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से भी प्रसिद्ध है, इसकी रचना हरिसेन करते हैं। और हरिसेन जो राज कवि थे वो किसके थे? समुद्रगुप्त के राज कवि थे। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा सरदार। देखो जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला का क्षेत्र है ना, यहाँ पे आपको सरदार देखने को मिलेगा। इनके अलावा चेर और पांड्या यह काफी समृद्ध और स्थायी हुआ करती थी। इनकी जानकारी हमें संगम ग्रंथ यानी कवि संगम का अर्थ होता है कवियों की गोष्ठी, संगम ग्रंथ से हमें प्राप्ति होती है। इनके अलावा जो सरदार थे व्यापार द्वारा राजस्व को जुटाते थे। नेक्स्ट हमारा जातक। जातक को पाली भाषा में लिखा गया, यह बौद्ध धर्म से संबंधित कहानी को इसमें वर्णन किया गया। तो नेक्स्ट हमारा पंचतंत्र। पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। पंचतंत्र बिल्कुल मौखिक स्टोरी है। नेक्स्ट उपज बढ़ाने का तरीका। क्या क्या तरीका जिससे उपज को बढ़ाया जा सकता है? सबसे पहला हल का प्रचलन। गंगा और कावेरी नदी की घाटियां के कारण यहाँ पे हल की प्रचलन थी और यहाँ पे उपजाऊ धान की खेती होती थी। इनके अलावा
कुआं, तालाब, नहर और सिंचाई का भी निर्माण किया गया। नदी द्वारा जमीन को पानी देना। ग्रामीण समाज की विभिन्नताएं को देखें। घर का मुखिया, जिसे गृहपति पहली भाषा में कहा जाता था, है ना, ये छोटे छोटे जमींदार हुआ करते थे, गांव के मुखिया। नेक्स्ट है सरदार और सरदारी। देखो, सरदार और सरदारी एक शक्तिशाली व्यक्ति हुआ करता था, और सरदार और सरदारी का जो पोस्ट था वो वंशानुगुणक था। इनके अलावा सरदार और सरदारी युद्ध के समय नेतृत्व प्रदान करते थे, विवादों को सुलझाना और मध्यस्थता का काम भी यही करते थे, और सरदार कभी कभी भेंट भी अपने शासक को देते थे। नेक्स्ट हमारा भूमिदान। देखो, भूमिदान परंपरा बहुत प्राचीन समय से चलता आ रहा है। इनका उल्लेख अभिलेख, है ना, संस्कृत, तमिल और तेलुगु सब में देखने को मिला है। तो अभिलेख में ताम्र पत्रों और पत्थर पर लिखा जाता था। ब्राह्मण और धार्मिक संस्थाओं को भूमि को दान में दिया जाता था। सो ये हो गया भूमिदान। नेक्स्ट हमारा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था, है ना। इनकी बेटी प्रभावती थी, जिनका शादी बटाकर के राजा के साथ हुआ था। इनके अलावा हर्षचरित। देखो, हर्षचरित क्या है? एक किताब है जिनके लेखक बाणभट्ट है। हर्षवर्धन का वर्णन करता है, और खास करके कन्नौज वाले क्षेत्र का। सो हर्षचरित का लेखक बाणभट्ट है, और हर्षवर्धन का वर्णन, है ना, हर्षचरित के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है नए नगर। इसी समय में कई नगर उभर के आते हैं, जैसे पाटलिपुत्र हो गया, उज्जैन हो गया, पोहार हो गया, उनका मथुरा जो व्यवसायिक केंद्र बना। इनके अलावा श्रेणी देखो, ये व्यापारियों का संघ होता है। श्रेणी हो गया व्यापारियों का संघ। नेक्स्ट हमारा सिक्के और राजा। देखो, सिक्के और राजा। सिक्के का जो सबसे पहले शुरुआत किया गया था मौर्य वंश के द्वारा किया गया था, जिसे पंचमार्क कॉइन कहते थे। इनके अलावा सिक्का पर प्रतिमा लगाना शुरू किया हिंद यूनानी शासक ने। फिर देखोगे, सोने का सिक्का सबसे पहले कुषाण शासक ने शुरू किया, और अत्यधिक मात्रा में सोने का सिक्का जारी करने वाला गुप्ता शासक था। फिर हम बताए लिपि। लिपि दो तरह की थी, एक ब्राह्मी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी को बायां से दायां और खरोष्टी को दाहिने से बाएं लिखी जाती थी। इनके अलावा अभिलेख से प्राप्त ऐतिहासिक जानकारी क्या क्या है? अभिलेख बताता है शासक अशोक नाम उल्लेख नहीं मिला है। इनके अलावा अशोक द्वारा अपनाई गई उपाधियों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे अशोक ने कई उपाधि धारण किए, देवनाम प्रिय, देवताओं का प्रिय, प्रियदर्शी, देखने में सुंदर। इनके अलावा अन्य अभिलेख है, जिसमें अनेक विषय, शैली, भाषा और पुंडलिपि विज्ञान जैसी समानता अशोक की वेदना के प्रतिबिंब के रूप में भी की जा सकती है। एक अभिलेख साक्षी कुछ सीमा होती है, उसी सीमा के अंदर में से काम करना होगा। सबसे पहले टेक्निक सीमा। कई हजार अभिलेख अर्थ है, कई लाख अभिलेख है, हर का अर्थ समझना संभव नहीं। इनके अलावा अभिलेख में उन्हीं व्यक्तियों के विचारों को व्यक्त किया गया है जो उन्हें बनवाते थे। तीसरा राजनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था। एंड चौथा बड़े और विशेष अवसरों का विवरण देता था। इस वीडियो में हम लोग देखें क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 2 को भी काफी डिटेल एग्जाम फोकस तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।